नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस पर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सब एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं। इसमें हम सब आज एनसीईआरटी 6 की जो सेकंड चैप्टर है भोजन के घटक, इसके हम सब कवर करेंगे। इसके पहले हम सब जो आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर था भोजन के बारे में, उसको समझा था, भोजन कहाँ से आया है। उसके बाद हम सब सेकंड चैप्टर जो आपके भोजन के घटक हैं इसके बारे में जानेंगे। यह क्लास 6 की एनसीईआरटी है, जिसको हम सब पूरा निचोड़ की तरह समझ रहे हैं। एक एक पॉइंट को समझेंगे, किस पॉइंट से कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। दोस्तों इसके साथ हम एनसीईआरटी को कवर नहीं करेंगे, जो हम एनसीईआरटी को कवर करेंगे उससे जो बने क्वेश्चन है दोस्तों लास्ट में सब क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। कहने का तात्पर्य आपको इसमें थ्योरी प्लस आपको एमसीक्यू को देखने को मिलेगा, ताकि आप जो पढ़ेंगे लास्ट में अगर उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके सामने मिल जाएगा। अगर हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज भी आप पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है ना, उससे क्वेश्चन बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पढ़ें उससे क्वेश्चन नहीं ना बनता हो। यह क्लियर करने के लिए हम सब लास्ट में उसी से बने हुए क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। हम सब दोस्तों आपको इस चैनल पर 2011 से लेके अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा रहे हैं, सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, साथ में साथ एनसीईआरटी को भी हम सब कवर करा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, जहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा। तो आइए चलिए दोस्तों हम सब क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सेकंड चैप्टर की शुरुआत होती है, भोजन के घटक। हम सब भोजन के घटक के बारे में आज जानेंगे। यहाँ पे कह रहे हैं देखिए दोस्तों, जो चैप्टर 2 है इसके हर एक पॉइंट को हम सब कवर करेंगे। ये ऐसा समझ लीजिए कि एनसीईआरटी को एकदम निचोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस किस पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। कह रहे हैं कि अध्याय 1 में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिसे हम खाते थे। चैप्टर फर्स्ट में हमने क्या किया था, हम सब किस भोजन को खाते हैं, कौन सा भोजन हमारे लिए उपयोगी है, इसके बारे में चर्चा किया था। अब करें भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र पर अंकित किया था। वही कह रहे हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर में भोजन के बारे में समझा था कि हम भोजन हर क्षेत्र में अलग अलग भोजन को खाया जाता है। जैसे पंजाब में चले जाएंगे दूसरा भोजन मिलेगा, महाराष्ट्र में दूसरा भोजन मिलता है, बिहार में दूसरा मिलता है। तो हर क्षेत्र का एक प्रमुख व्यंजन होता है। तो जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शुरू होगा यहाँ से होगा दोस्तों। हाँ देखिए एनसीईआरटी जो होता है, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कहानी के नुमा दिया रहता है। अब कहानी आपको पूरा कहानी जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट में वो जानना बहुत जरूरी है। करें कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। हमको जो भोजन चाहिए, जैसे हमको डेली अगर दाल सब्जी चावल रोटी दूध यह सब मिले तो एक प्रमुख भोजन है, लेकिन क्या हमको ये डेली मिल पाता है? नहीं मिल पाता। जैसे आप कभी सफर कर रहे हैं, ट्रेन में सफर करें, क्या तब यह आपको भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। कहीं इमरजेंसी हो गई, क्या वहां पे मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हम में से कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों की इस तरह के वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? क्या दोस्तों हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के विकास के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? अब देखिए यहां से जो शुरू हो रहा है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है दोस्तों। अब हम समझेंगे जो हमारे खाद्य पदार्थों होते हैं उसमें क्या क्या होता है। कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है, जिसे हम पादप कहते हैं। जैसे हमारा भोजन, हम सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी हम किससे किससे चीज से बनाते हैं? इसमें सब्जी हो गया, आलू हो गया, मतलब पालक है तो पालक हो गया, टमाटर, मतलब बहुत सारे खाद्य सामग्री से मिलाकर हम अपना व्यंजन को बनाते हैं। यहाँ पे कुछ विभिन्न क्षेत्रों में राज्य में कुछ सामान्य भोजन के बारे में दिया गया। पंजाब में क्या होता है, क्या मिलता है, आंध्र प्रदेश में कैसा है, इसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन पहले हम सब इस पे चलते हैं। हाँ देखिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि या जंतुओं से मिलते हैं, जो हमको भोजन मिलते हैं या तो पादप से मिलते हैं या तो फिर जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संगठक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखिए
एक कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो पोषक के बारे में। पोषक कहते किसे हैं? पोषक उसे कहते हैं दोस्तों जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। इस कच्ची सामग्री से हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं, जो ये घटक होते हैं इसे ही हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है तथा खनिज लवण है। ये हमारे शरीर के जो प्रमुख पोषक हैं। इसके अलावा अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन यही से मिलता है, तो हमारे शरीर में दोस्तों जल की भी आवश्यकता होती है और रुक्षांश की भी आवश्यकता होती है। कह रहे क्या सभी खाद्य पदार्थों में भी सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कच्ची सामग्री में या पके हुए भोजन में कौन कौन से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। कह रहे क्या जितने हम भोजन को खाते हैं, जो भी आप भोजन खा रहे हैं, क्या उसमें ये सभी पोषक तत्व होते हैं? ऐसा नहीं होता दोस्तों। सभी, अब आप ही बताइए कि अगर एक भोजन में हमको सभी पोषक तत्व मिल जाए तो हमको अलग अलग भोजन खाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम दाल खा रहे हैं, प्रोटीन हमको मिल रहा है, तो दोस्तों अगर एक ही सब्जी हम कोई ऐसा हो जिसमें सब चीज में हो, फिर हम अलग से हमको खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर चीज में नहीं मिलता दोस्तों हर प्रोटीन। वही कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों के इस परीक्षणों की अपेक्षा सरल है। आइए हम इन परीक्षणों को करके परीक्षणों को साइड 2 में लिखें। देखिए कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना, प्रोटीन का तथा वसा का, इनको चेक करना बहुत आसान है। आइए हम इनके बारे में कैसे आप इन्हें चेक करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। देखिए जो आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इनका परीक्षण किया कैसे जाता है। करें इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा क्या क्या लेना है। आपके एग्जाम में यही पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन दिया रहता है, आपको क्या क्या चाहिए? आयोडीन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए तथा कास्टिक सोडा चाहिए। बिलियनों की आवश्यकता होगी। आपको कुछ परख नलियों तथा एक ड्रीपर की भी आवश्यकता होगी। क्या क्या चाहिए? कास्टिक सोडा तथा आपको परख नलियां तथा ड्रापर की भी आवश्यकता पड़ती है। इस परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इसका परीक्षण किया किस पे जाता है? आपका जो भोजन पका होता है आप उस पर कर सकते हैं, या फिर जो कच्ची सामग्री है आप उस पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को साइड 2 में दर्शाया गया तरीके से लिख सकते हैं। इस साइडी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपने परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, किसी भी रसायन को खाने से या चाटने का प्रयास न करिए। वही कह रहे हैं कि इस परीक्षण को करने से पहले आपको सावधानी से करना चाहिए और इस पर किसी प्रकार को आप चेक करने का प्रयास ना करें कि इसका स्वाद कैसा है। कह रहे यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपको अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। अगर यह जो इसमें विलयन चाहिए वह विलयन नहीं है तो आप इसे तैयार कर सकते हैं अध्यापक की सहायता से। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। यह परीक्षण आप भी कर सकते हैं, अपने भोजन पे आराम से चेक कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब देखिए जो मंड होता है, जो शर्करा होता है, वह आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। आप इसकी जांच कर सकते हैं। मंड जो है अपने भोजन में चेक कर सकते हैं मंड है कि नहीं है, शर्करा है कि नहीं है। अगर शर्करा है तो मतलब आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, अगर मंड है तब मतलब आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम सब इस भाग को कवर करते हैं। करें आयोडीन का तन विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परख नली को कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। क्या मिला दें? टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। कैसे कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनेगा दोस्तों? 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाएगा आपका जो कॉपर सल्फेट विलयन। 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अवशिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। यह मात्रा लिख दिया गया है। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं जो आपको सामग्री चाहिए चेक करने के लिए। आगे है कह रहे हैं यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब हम मंड का परीक्षण आपको दिखाते हैं कैसे मंड का परीक्षण किया जाता है।
परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए, इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डाल दीजिए। हमने आयोडीन तैयार किया था ना, तो कच्ची सामग्री ले लीजिए, थोड़ी सी सामग्री ले लीजिए, इसमें 2-3 बूंद डाल दीजिए। खाद्य सामग्री के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। अब जब आप वह विलयन डालेंगे, जो खाद्य सामग्री होगी उसका रंग चेंज होगा। अब अगर किस रंग का होता है, क्या उसमें है, उसको बताते हैं। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यह इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यही पूछा गया है कि अगर मंड को चेक कर रहे हैं आप, अगर जब हम आयोडीन के विलयन को 2-3 बूंद डालते हैं, अगर उसका रंग काला और नीला हो जाता है तो मंड है। लाल पीला, जिसे हम 2-3 बूंदे डालते हैं, मंड भोजन पे डालते हैं तो उसका रंग होता है, किस प्रकार से होता है कार्बोहाइड्रेट चेक करने में। क्या लाल लाल नीला, पीला काला, इस तरीके से होगा। तो आप जानते रहे नीला और काला, अगर नीला या काला हो रहा है तो वह आपकी इसमें मंड की उपस्थिति है। आप यहाँ पे चित्र में देख भी रहे होंगे कि कुछ बच्चे हैं इसका परीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पे यह कच्ची सामग्री हो गई, इस पे डालें तो यह मंड का परीक्षण है। आगे बढ़ते हैं, अब हम सब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन के लिए परीक्षण, अब प्रोटीन को चेक करना है तो आप किस प्रकार से प्रोटीन का परीक्षण कर सकते हैं। करें, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। प्रोटीन हमको चेक करना है, जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता है। अगर आप जिस खाद्य पदार्थ को चेक करना चाह रहे हैं कि वह इसमें प्रोटीन है कि नहीं है, सबसे पहले उसे आप क्या करें, उसे तरल पदार्थ में बना ले, पेस्ट बना ले, या फिर आप उसे चूर्ण बना लें। पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएं। जो चूर्ण बनाए हैं उसे हम एक परख नली में डाल देंगे। डालने के बाद उसे 10 बूंद उसमें जल डालकर उसे हिलाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 1 मिनट, यह इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं कि अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, क्या डालना है, प्रोटीन चेक करने के लिए हमको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा कि क्या परख नली का पदार्थ है, आगे है, देखिए यहाँ पे चेक किया जा रहा है। प्रोटीन चेक कैसे कर रहे हैं, यहाँ परख नली होगा जिसमें चूर्ण डाला गया या कास्टिक सोडा आ गया, सल्फेट हो गया, इसको डाला जाता है। आगे बढ़ते हैं, किस रंग का होगा, यह बैगनी रंग का हो गया। प्रोटीन चेक करने के लिए हमको किस रंग का देखना पड़ेगा, बैगनी रंग। बैगनी रंग का हो गया। बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर वो हमारा जो हम प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो बैगनी रंग का हो जा रहा है तो मतलब उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अगर बैगनी रंग का नहीं हो रहा है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित नहीं है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ भी दोहरा सकते हैं। आप और भी चेक कर लीजिए, देखिए किसमें प्रोटीन है किसमें नहीं है, इस प्रकार से आप इसमें चेक कर सकते हैं। अब हम वसा की बात करते हैं। वसा का परीक्षण आप कैसे करेंगे। वसा के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। करें कि हमको वसा चेक करना है। वसा चेक करने के लिए क्या करें, आप एक जो खाद्य सामग्री उसे लीजिए, उसे कागज के टुकड़े में लपेट कर उसे कूटिए। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे मंड की उपस्थिति चेक करने के लिए करें, आप इसका प्रयोग करिएगा। देखिए इसमें जो एनसीईआरटी होती है प्रयोग विधि पे होती है, ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके बच्चों को सिखाने के लिए होता है कि बच्चे इस तरीके से प्रयोग करें ताकि वह सीख पाए। लेकिन आपको चूंकि प्रयोग करना नहीं, आपको सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट को बाहर निकालना है। आपके एनसीईआरटी में अगर पूरा सारांश बताएंगे बहुत ज्यादा होगा, आपको ये सब नहीं करना है, सिर्फ इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसको हम बाहर निकाल के आपको बताते हैं। देखिए करें कागज ना फट जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, इस पर तेल के धब्बे हैं। हमने जो सामग्री लिया था उसे कागज में लपेटे और कूटे थे, कागज नहीं फटा, फटना चाहिए, थोड़ा आराम से कूटिए। उसके बाद जब उसे हम खोलेंगे तो उसे देखेंगे उसमें तेल के धब्बे, इसका सारांश आपको हम बता देते हैं। तेल के धब्बे हैं, अगर धब्बा दोस्तों दिख रहा है तब तो उसमें वसा है। ऐसा होता कभी कभी पानी भी लगा रहता है, आप उसे धूप में सूखने के लिए रख दीजिए, धूप में सूख जाए, पानी उड़ जाए, उसके बाद आप चेक करिए। अगर उसमें ऑयल दिख रहा है तो उसमें आपका जो वसा है, अगर तेल नहीं दिख रहा है तो वसा नहीं है। यही इसमें पूरा इसका सारांश बताया गया है यहाँ तक।
वसा की उपस्थिति नहीं है। वही चीज इसमें बता रहे हैं, कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो पता चलता है खाद्य सामग्री में वसा उपस्थित नहीं है। हमने यहाँ पे प्रोटीन समझ लिया, कार्बोहाइड्रेट समझ लिया और वसा को समझ लिया। किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो है, कह रहे हैं कि ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं। क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन पोषकों को हमें क्यों आवश्यकता होती है। हम तो कह रहे हैं दोस्तों, हम तो सिर्फ 3 ही चीज को चेक किए, कार्बोहाइड्रेट चेक के लिए, वसा चेक के लिए, प्रोटीन चेक के लिए। क्या सिर्फ इतना ही होता है। इसमें दोस्तों विटामिन नहीं पाया जाता, खनिज लवण नहीं पाए जाते हैं, यह भी पाए जाते हैं ना। अब हमको आपको बताते हैं कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार से लाभदायक होते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से विटामिन से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे लास्ट में, आप देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा गया है। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। अब देखिए पोषक की बात कर रहे हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं उसको बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है। कार्बोहाइड्रेट का अगर आप सेवन करें तो हमारे ऊर्जा प्राप्त करते हैं हमारे शरीर को। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। अब देखिए एक चीज है कि एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट करिएगा। वो कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिल रही है, वसा से भी ऊर्जा मिल रही है, लेकिन हमारा शरीर प्रेफरेंस किससे करता है। सबसे पहले ऊर्जा लेता किससे है। आप इसको बताइए और फिर इसको भी बताइए। अब मान लीजिए जिससे बता रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट से बता रहे हैं या फिर वसा से बता रहे हैं, तो क्यों लेता है इससे ज्यादा, यह भी आप बताइए। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमको ज्यादा ऊर्जा मिलती है। यही कह रहे हैं ना कि वसा से हमको ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन हमारा शरीर जो है वसा से ऊर्जा ना लेकर कार्बोहाइड्रेट में लेता है। ये चीज आप जानते रहिए कि हमारा शरीर जो है वसा से ऊर्जा नहीं लेता, जो कि वसा में ऊर्जा ज्यादा मिलती है हमको, लेकिन तब भी हम सब कार्बोहाइड्रेट से हमारा शरीर ऊर्जा को लेता है। आगे बढ़ते हैं। करेंगे कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ भोजन दिया गया है, आप इसे जरूर समझिए और अपने दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग करिए। जैसे है कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं। आलू में, गन्ना में, पपीता में, तरबूज में, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रमुख स्रोत हैं। इसके बाद गेरे, तिल, मूंगफली, यह दोस्तों किससे का है, वसा का हो गया। ये पादप स्रोत, जंतु स्रोत, जैसे मांस हो गया, मांस किससे मिलता है, जंतुओं से। घी किससे मिलता है, जंतुओं से। दूध, मक्खन, क्रीम, मछली, अंडे, यह सब हमको जंतुओं से मिलते हैं। आगे चलते हैं। यह भी दोस्तों कुछ स्रोत हैं, इसको आप देखिए। जैसे तुअर दाल, राजमा, मूंग, चना, मटर, सोयाबीन, यह सब इससे प्रोटीन मिलता है। विटामिन ए के स्रोत कुछ हैं। अभी विटामिन के बारे में आगे चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके स्रोत आप समझ लीजिए। किससे हमको विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए हमको किसी में मिलेगा, पपीता, गाजर, आम, इस सब में हमको विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के चावल, गेहूं, यकृत। आगे है विटामिन, इसके बाद विटामिन ही आपका चलेगा। विटामिन सी के कुछ स्रोत हैं, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, यह सब विटामिन सी के स्रोत हो गए। अब यहां से हम विटामिन डी के स्रोत ये हो गए, मछली, अंडे, ये सब। अब यहां से हम सब शुरू करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन हमको क्यों चाहिए। प्रोटीन से दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को क्या कहा जाता है दोस्तों, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन का क्या काम होता है दोस्तों, विटामिन जो है हमारे
शरीर की रक्षा करते हैं, किससे? रोगों से। विटामिन हमारे आँख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से विटामिन की शुरुआत होती है। विटामिन दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के नाम से जाना जाता है। यह तो हो गया विटामिन की बात। देखिए यहाँ पे दो चीज आप क्लियर कर लें। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है हमारे शरीर में, पूछा गया है। यह दोस्तों हमारे शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। और विटामिन कई प्रकार से होते हैं। विटामिन रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन जो होते हैं और रोगों से हमारी रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से होता है। ये जो विटामिन बी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके अंतर्गत विटामिन 1, 2, 3 इस प्रकार से होते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों के स्वस्थ रखता है। देखिए इन सभी विटामिनों को हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि हमारे कोई समस्या है, बहुत ज्यादा विटामिन खा ले हम ठीक हो जाएंगे, ये चीज नहीं होता दोस्तों। अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, ये चीज आप जानते रहिए। जैसे विटामिन ए से हमको क्या मिलता है? विटामिन ए से हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए हमको क्या सुरक्षा प्रदान करता है? हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है, हमारी त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन से भरपूर भोजन, आपको चित्र इसमें दिखाए गए थे सब। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आयोडीन के स्रोत कह रहे हैं, किसे? पालक, अदरक, इन सबको बताया गया है। एक चीज यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं, लौह लौह के कुछ स्रोत, फास्फोरस के। देखिए आयोडीन के कुछ स्रोत, अगर हमको, ये सब आयोडीन के स्रोत है, चित्र में आप देख रहे हैं। फास्फोरस के कुछ स्रोत यहाँ पे दूध, केला, ये सब में। लौह के स्रोत, कैल्शियम के स्रोत, ये सब हैं। आगे अब यहाँ से बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। कह रहे थे कि हमारे शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। विटामिन डी से हमको क्या मिलता है, कहाँ से मिलता है? ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है। यहां से समझते हैं, कह रहे हैं कि अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं होते हैं। आपने भी सारणी में इतना देखा था, लिखते समय इस बात को अवश्य देखा गया होगा कि फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। अब इसमें जो कह रहे हैं कि एक ही सामग्री में दो प्रकार के, हाँ, कह रहे हैं कि आप जैसे चावल ले लें और कोई जैसे गेहूं ले लें, कुछ भी ले लीजिए। कह रहे हैं कि दो सामग्री में एक प्रकार के प्रोटीन, एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लेकिन किसी में ज्यादा हो सकता है, किसी में कम भी हो सकता है। जैसे चावल में क्या पाया जाता है? चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अगर एग्जाम में आपके पूछे किसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है, तो आप जानते रहिए चावल में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति होती है। आगे बढ़ते हैं। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, आहारी रेशे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, करीब 2023 का, 23 में ही पूछा गया है आहारी रेशे के बारे में, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। ये रुक्षांश दिया गया था, रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। जो रुक्षांश हमको कहाँ से मिलता है? यह पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न है, जैसे दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि रुक्षांश से हमारे शरीर को कोई भी पोषक पदार्थ नहीं मिलता है। रुक्षांश खाने से पोषक प्रदान नहीं करते, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। अब देखिए क्यों जरूरी है? हमारे पोषक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जरूरी क्यों है?
रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करती है। कह रहे हैं जो हम खाते हैं, अगर उसमें कोई ऐसा चीज है जो नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं पच रहा है, रुक्षांश की सहायता से वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए रुक्षांश हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मुंह तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त हो जाता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम भोजन पकाते हैं, उसमें भी जल होता है। देखिए इसका सारांश जो कह रहा है, कह रहा है जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों दोस्तों हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने के लिए, और हमारे शरीर को जल की जितनी नीड होती है वो तो हमको फल से ही मिल जाता है। जैसे कोई चीज दूध पी रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, इससे मिल जाता है। लेकिन हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकालने के लिए हमको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। बाकी आगे यह क्रियाकलाप है, इसे करके ट्राई करने का प्रयास करिएगा। अब हम सब संतुलित आहार की बात करते हैं। संतुलित आहार सबको खाना चाहिए। अब हम क्या खाएं हमको संतुलित आहार मिलेगा? ऐसा नहीं कि संतुलित आहार मतलब होता है जिसमें हर चीज बराबर हो, मात्रा में उपलब्ध हो। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनका हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार आहार को संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार आप उसे किसे कहेंगे? जिसमें जितना चीज हमको जरूरत है, जितना चीज हमको नीड है, वह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, वही आपका संतुलित आहार होगा। ऐसा नहीं कोई चीज में किसी चीज में कोई चीज बहुत ज्यादा है, किसी में कोई उपस्थिति ही नहीं है, तो ऐसा भोजन करेंगे तो यह संतुलित आहार नहीं होता। आगे हम बढ़ते हैं। करें एक मिनट। दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना। किण्वित भोजन दक्षिण भारतीय भोजन जैसे इडली, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थपेला अनाज व दालें से बना, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी होता है दोस्तों। देखिए हम जब कभी सफर कर रहे होते हैं करे, इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। यह दोस्तों जो है ये संतुलित आहार के श्रेणी में आते हैं। अगर आप कभी सफर कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से अगर भोजन करेंगे तो आपको जितना नीड होती है एक दिन में, प्रोटीन का, विटामिन का, ये सब इससे मिल जाता है। तो आप अगर इसे खाएंगे तब भी आप पर्याप्त मात्रा में अपने शरीर को एक संतुलित आहार दे देते हैं। कह रहे हैं कि जैसे हम भोजन को खा रहे हैं, खाना ही जरूरी नहीं दोस्तों, खाने के साथ साथ उसे सही तरीके से पकाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कोई चीज आप कच्चा ही खाएं, बोलेंगे हाँ इसमें तो है वो चीज, हम कच्चा ही खा लेते हैं, ये आपका संतुलित आहार में नहीं आएगा। कह रहे पहले यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या जंतुओं के भोजन के भी सभी अवयव होते हैं जैसे मनुष्य में होते हैं? वही पूछ रहा है कि जैसे मनुष्य के लिए एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, क्या उसी तरीके से जंतुओं को भी संतुलित आहार की आवश्यकता होती है? ऐसा वह सोच रही है। पोषक तत्व तो नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं पोषक पकाते समय कुछ पोषक तत्व तो नष्ट हो जाते हैं? अब देखिए इसी का हम सारांश आपको बताते हैं। दोस्तों जब हम भोजन को, कोई सब्जी को पका रहे हैं, ऐसा नहीं आप उसे एकदम पका डालें सभी पोषक तत्व तो नष्ट हो जाएं। जितना उसका मानक होता है दोस्तों उतना ही पकाना चाहिए। ऐसा नहीं किसी चीज को आप कहीं बहुत ज्यादा पका देंगे ताकि बहुत अच्छा स्वाद आए, तो वह दोस्तों इसमें जो विटामिन होता है वह नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं छिलका उतार कर सब्जी और फलों को धोया जाता है। अब जब छिलका, जैसे अभी आपको सब्जी बनाना है, सब्जी आप सबसे पहले धुल लीजिए, फिर छीलिए, फिर काटिए, फिर सब्जी बनाइए। इस तरीके से करेंगे तो उसके जो प्रोटीन है जो नहीं धुलेंगे, नहीं तो आप उसे जब काटने के बाद, सब्जी को काटने के बाद धुलते हैं तो उसमें प्रोटीन जो होता है वो धुल पानी के साथ बाहर निकल चला जाता है, कम हो जाता है। इस चीज को आप समझिए कि खाना बनाते समय सबसे पहले धुलना चाहिए, फिर उसके छीलना काटना चाहिए। अलग अलग हो सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं।
कह रहे हैं कि हम सभी जानते हैं कि पकाने में भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्व की हानि भी होती है यदि भोजन पकाने में अधिक जल का उपयोग किया जाता है। हाँ देखिए, अब इसमें कह रहे हैं कि आप पकाने से कोई भोजन अच्छे से हमारे पेट में डाइजेस्ट हो जाता है, स्वाद भी आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादा तो दाल के साथ होता है, दाल डाल देंगे बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, कहेंगे कि दाल में पानी ज्यादा है, ऊपर से दाल को हम हटा दे रहे हैं, पानी को निकाल दे रहे हैं ताकि दाल सही हो जाए। ऐसा करने से बहुत सारे प्रोटीन उसके साथ बाहर चले जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में देना होगा कि ऐसे जब आप करेंगे तो इससे प्रोटीन बाहर जाते हैं, जो आपके पोषक तत्व हैं बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ से विटामिन शुरू होता है। विटामिन की बात कर रहे हैं, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। देखिए, अब हम सब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन में एक विटामिन है विटामिन सी की बात करें, इसका हम सारांश आपको बता देते हैं। आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी विटामिन है जिसे गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। ऑप्शन दिए गए थे ए बी सी डी। तो आप जानते रहिए विटामिन सी जो है इसे गर्म करने से नष्ट हो जाता है। तो आपके पास एक चीज और दिमाग में क्लिक करेगा, विटामिन सी पाया किस में जाता है। तो यह भी क्वेश्चन आंवला दिया था कि आंवला को जब हम गर्म करते हैं तो उसका विटामिन रहेगा, बरकरार रहेगा, नष्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। विटामिन सी जिस भी पदार्थ में पाया जाएगा, अगर आप उसे गर्म करेंगे वह विटामिन उसमें नष्ट हो जाता है। आगे कह रहे हैं क्या उचित नहीं होगा कि हम आहार फल में कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त एक मिनट इसे थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। बूझों ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता कि अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, यही सब खाना शुरू कर दिया। अब उसका शरीर आप देखिए, शरीर की बनावट इस तरीके से हो गई। अब इससे एक निष्कर्ष निकलता है, जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि जो हमारा शरीर होता है वह हमको वसा से ज्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन तब भी हमारा शरीर कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेता है। क्यों लेता है? इसीलिए लेता है क्योंकि दोस्तों जो कार्बो वसा होता है वह हमारे शरीर के लिए नुकसान, ज्यादा वसा आप यूज करेंगे आपका शरीर इसी तरीके से हो जाएगा, ये नुकसानदायक होता है। इसलिए हमारी शरीर जो है किससे ऊर्जा लेता है? वह कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत हानिकारक हो सकता है, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यहाँ हमने समझ लिया, जब हम ज्यादा वसा को यूज करते हैं हमको किस चीज का यूज करना चाहिए? हमको कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का यूज करना चाहिए जिसमें वसा कम हो। अब हम अवजन्य रोग समझते हैं। अवजन्य रोग होता क्या है? सबसे पहले जो लिखा गया है उसको हम पढ़ के सुनाते हैं, फिर हम आपको अपनी भाषा में आपको बताएंगे। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है, वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग कहते किसे हैं? जैसे आप कोई चीज, जैसे आप कोई चीज लगातार ही खा रहे हैं, उस चीज से जो पोषक तत्व मिलेगा हमको तो मिल जा रहा है, लेकिन और जो आपको शरीर को पोषक तत्व चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है। जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक रहती है तो देखने को यह मिलता है आप एक रोग से ग्रसित हो जाते हैं जिसे अभयजन्य रोग कहते हैं। अभयजन्य रोग होता किससे है कि हमको जब पर्याप्त मात्रा में जो हमको पोषक तत्व चाहिए हमारे शरीर को नहीं मिलता तो हमको वह रोग हो जाता है जिसे हम अभयजन्य रोग के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि। देखिए दोस्तों, अगर आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपको इस प्रकार से रोग होने की संभावना है। जैसे वृद्धि, आपकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, रुक जाएगी, चेहरे पर सूजन रहेगी, सैलन चेहरे पे आ जाएगी, बालों का रंग सफेद होने लगेगा, त्वचा की बीमारियां होने लगेंगी। यह सब किससे होती हैं? जब आप पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को नहीं लेते हैं। अगर ऐसे रोग आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप प्रोटीन लीजिए, जिस चीज में प्रोटीन की मात्रा हो,
जैसे आपके प्रोटीन किसमें ज्यादा पाया जाता है, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, इसमें प्रोटीन मिलता है, इसको सेवन शुरू कर दीजिए। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति में आहार में लंबे समय तक अनुपस्थिति हो, अब क्या है, प्रोटीन भी नहीं मिल रहा है और बेचारे कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिल रहा है, अब क्या होगा, उसकी वृद्धि, उसकी लंबाई पूरी तरह से दोस्तों रुक जाएगी और वह दोस्तों बस दुबला पतला हो जाएगा, बहुत ज्यादा दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ हो जाएगा। अगर आप किसी को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट न दीजिए दोस्तों, उसे इतना थकाई लगेगी, इतना दुबला पतला हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा चलेगा चक्कर खा के गिर जाएगा, इस प्रकार से उसे समस्या होगी। अगर ऐसी समस्या किसी के साथ हो रही है तो आप समझिए उसे कहाँ से समस्या है। सबसे पहले उसे खान पीन सही करिए, इसलिए कहा जाता है ना, अगर आप अपना खान जो खाते हैं अगर उसे आप मेंटेन किए रहेंगे तो आधा रोग आपको ऐसे ही नहीं होगा। देखिए अगर ऐसी समस्या हो रही है तो आप पहले अपना खान में जो चीज चाहिए उसको मेंटेन करने का प्रयास करिए। विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग अथवा विकृतियां हो सकती हैं। इनमें कुछ साइड 2.3 में दर्शाए गए हैं। सभी अवयवजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। जो अवयवजन्य रोग हैं, जब आप संतुलित आहार लेंगे तो अवयवजन्य रोग आपको नहीं होगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। हमने दोस्तों जो आपका यह चैप्टर था इसको कवर किया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको हम बताते हैं। जो भोजन के घटक थे, आज हमने भोजन के घटक के बारे में जाना, कौन सा भोजन कैसे होता है। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले विकार। दोस्तों देखिए ये रोग और विकार दोनों में अंतर होता है, इस चीज जानते रहिए। विटामिन ई से क्या होता है, क्षीणता दृष्टिहीनता आती है। विटामिन ई से हमको दृष्टिहीनता के प्रभाव देखने को मिलता है। लक्षण कमजोर, दृष्टि अंधेरा, रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाता है। यह दोस्तों किससे कमी से होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। फिर विटामिन B1 है, इससे बेरी बेरी रोग होता है। दुबली पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर विटामिन सी की कमी है, आपके जो चोट लग जाती है उसे भरने में ज्यादा समय लगता है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी की अगर हम सब बात करें तो रेक्टस, इससे जो रोग है वह रेक्टस है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। इसमें दोस्तों विटामिन जब डी की कमी होती है, विटामिन डी की कमी से दोस्तों अस्थियां मुलायम होकर ऑटोमेटिक ही मुड़ने लगती हैं। इसके बाद है कैल्शियम। देखिए कुछ और समझते हैं, कैल्शियम से क्या समस्याएं होती हैं, अस्थियां और दंत क्षय होता है। कैल्शियम की कमी से दांतों में दांत गिरने लगते हैं। इसमें क्या होता है, कमजोर अस्थियां, दंत क्षय। आयोडीन से क्या होता है, घेंगा, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, यह सब आयोडीन की कमी से होता है। लोहे की कमी से होता है अरक्तता और कमजोरी होता है। हमने कुछ शब्द की बात करें तो कुछ शब्द के बारे में हमने पूरे क्लास में आपसे चर्चा किया, जैसे संतुलित आहार, बेरी बेरी, कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा, वसा, खनिज, पोषक, प्रोटीन, रुक्षांश, स्कर्वी, मंड, इन सब की बात हमने किया। विटामिन हमने सबके बारे में, इन सबको बारे में आपको बताया, बहुत विस्तार पूर्वक से बताया। आई होप आप यहाँ पे समझ गए होंगे हर चीज के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता के क्लास को खत्म करते हैं। करें भोजन, हमारे भोजन का मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण हैं। इनके अतिरिक्त भोजन में हमारे रेशे तथा जल भी होता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होती है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करती है। विटामिन से क्या होता है, हमारे शरीर में रोगों को लड़ने की सहायता प्रदान मिलती है। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक सभी पोषक तत्व तथा पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की न्यूनता से विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकते हैं, जिसे अवयवजन्य रोग के नाम से जानते हैं। अब हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन
बने हैं या बन सकते हैं। आइए हम सब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो क्वेश्चन है, करें निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है दोस्तों? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुक्षांश। किसमें बात करें? भोजन के पोषक तत्वों में शामिल सम्मिलित है। नीचे दिए गए आप कूट दिया गया है, केवल एक सही है, एक और दो सही है, केवल दो सही है, एक दो तीन, तीनों सही है। देखिए भोजन के पोषक तत्व में जो शामिल है, खनिज लवण शामिल है, विटामिन शामिल है। जो आहारी रेशे हैं, रुक्षांश या नहीं शामिल है, क्योंकि दोस्तों आपको हमने आहारी रेशे के बारे में बताया ना कि हमारे शरीर को ये आवश्यकता होती है, लेकिन यह पोषक तत्व के रूप में शामिल नहीं है। इससे हमको कोई पोषक नहीं मिलता है आहारी रेशे से। ऑप्शन इसमें सेकंड सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करें भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से ही है सभी। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर में मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती हैं। क्या सही है दोस्तों? अभी लास्ट में मैंने आपको बताया, यह सही है। सेकंड है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। क्या यह भी सही है? विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। यह भी सही है दोस्तों। इसमें तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं, तो ऑप्शन इसमें, हाँ, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों किसकी बात करें? कार्बोहाइड्रेट की बात करें। अभी जो हमने पढ़ा दोस्तों उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं, अपने मन से कोई क्वेश्चन इसमें आपको नहीं बता रहे हैं। अमीनो अम्ल, मंड, शर्करा। कार्बोहाइड्रेट दोस्तों आपको हमने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट में जो होता है क्या होता है, तो आप जानते रहिए अमीनो अम्ल जो होता है क्या है कार्बोहाइड्रेट में आता है? नहीं, आपका मंड और शर्करा। हमने शुरू में आपको बताया था ना जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें मंड और शर्करा होता है। तो ऑप्शन आपका दूसरा और तीसरा किसमें है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक मिनट, कार्बोहाइड्रेट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अच्छा एक मिनट, इसको हमने अभी ये तो सही आपको बताए हैं, लेकिन इस लाइन को हमने नहीं ध्यान दिया है। इस लाइन को आप देखिए, उपरोक्त में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है दोस्तों? नहीं पूछा गया। चलिए दोनों आपके क्लियर हो गया। यह अमीनो अम्ल आपका कार्बोहाइड्रेट का प्रकार नहीं है, यह दोनों आपके कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो इसमें राइट आंसर फर्स्ट होगा, ये इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कहें पोषक तत्व के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात करें? जल की बात करें। कुछ सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थिति जल से ही होती है, हो जाती है। सेकंड है, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। ऑप्शन इसमें केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, लास्ट है ना तो एक ना तो दो सही है। जल के संदर्भ में बात करें तो इसमें आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, एक और दोनों सही हैं। कौन सा कथन सही है? तो सही बात है, किसी सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों की उपस्थिति जल से ही हो जाती है। जो हमारे शरीर के लिए जल चाहिए वह तो हमारे भोजन से ही मिल जाता है, लेकिन जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इन सबको बाहर निकालने के लिए हमको ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। इसमें सेकंड इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 1 से मिलान करना है। सूची 1 है, सूची 2 विटामिन है और जो रोग है अभयजन्य जो रोग है, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है? अभी आपको हमने जस्ट बताया ऊपर ही। विटामिन ए से कौन सा होता है दोस्तों? इसमें दृष्टिहीनता देखने को मिलता है विटामिन ए में। विटामिन बी में दोस्तों, विटामिन बी में अगर हम सब बात करें तो बेरी बेरी, विटामिन बी में आपको बेरी बेरी मिलता है। विटामिन सी में क्या होगा? रेक्टस होगा, स्कर्वी होगा। विटामिन सी में अगर हम सब बात करें तो विटामिन सी से कौन सा रोग होगा? विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है और विटामिन डी से रेक्टस होता है। ये मिलान हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? आपको हमने बताया था ना कि धीमी वृद्धि किसके लिए होगा, किस कारण से होगा? विटामिन से, प्रोटीन से, वसा से, उपरोक्त से कोई नहीं। जो धीमी वृद्धि होता है वह किस कारण से होता है? वह प्रोटीन के कारण होता है। जब बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा उसकी गति वृद्धि जो धीमी हो जाएगी। और अगर कहीं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों नहीं मिले तो फिर उसके साथ क्या होगा? वह दुबला पुतला हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, चलने में असमर्थ हो जाएगा।
यहाँ से हम सब आज आपके जो सेकंड चैप्टर था एनसीईआरटी क्लास 6 का उसको कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप सबके लिए हम सब सभी क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनसीईआरटी थ्योरी क्लासेस सब कुछ है। इसी के साथ ये क्लासें समाप्त करते हैं। आपसे एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।